अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द 15th ब्रिक्स समिट। सो मेनली हम बात करेंगे अबाउट द आउटकम्स ऑफ द समिट एंड देन विल डू एनालिसिस। सो हम ये जानते हैं कि जो ब्रिक्स समिट रिसेंटली हुआ था, दैट इज़ द 15th समिट held in the Johannesburg, South Africa, and it was chaired by the South African President Ramaphosa. ये स्टार्ट हुआ ऑन 22nd ऑफ अगस्त एंड एंडेड ऑन 24th ऑफ अगस्त, सो इट वाज ऑफ द 3 days समिट। इसमें 60 प्लस नेशंस के जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं उन्होंने इसमें शिरकत की। इसके अलावा अगर हम प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की बात करते हैं तो उनको भी इन पर्सन शिरकत करनी थी इस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि अगर वो साउथ अफ्रीका आते हैं तो उनको आते ही अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका सिग्नेटरी है ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। सो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए शिरकत की इस समिट में। इसके अलावा जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जी लावरोव, उन्होंने इन पर्सन अटेंड की ब्रिक्स समिट। सो सबसे पहले अगर हम इस समिट के आउटकम्स की बात करते हैं तो नंबर 1 इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाज अबाउट द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स। लास्ट डे ऑफ समिट पे ये अनाउंसमेंट की गई कि इस ब्लॉक को मज़ीद एक्सपेंड किया जाएगा विद द एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स, जिसमें इंक्लूडेड हैं अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरेबिया। सो इनको फॉर्मल इनविटेशन दिया गया है टू ज्वाइन द ब्रिक्स ब्लॉक, और इनकी जो मेंबरशिप है वो इफ़ेक्ट में आएगी फ्रॉम द 1st of January 2024। So this development marks a significant expansion of the BRICS bloc, जिससे ये ग्रुप मज़ीद डाइवर्सिफाई हुआ है और इसका जो जियोपॉलिटिकल क्लाउड है उसमें काफ़ी इंक्रीज़ होगा। मज़ीद हम ऑयल प्रोडक्शन के हवाले से डेवलपमेंट की बात करें तो क्लियरली इस ब्लॉक में ऐड हुए हैं सऊदी अरेबिया, यूएई और ईरान, जिनका ऑयल पर और ऑयल प्रोडक्शन के हवाले से एक मेजर रोल है। दैट मीन्स कि इन कंट्रीज़ की एडिशन के साथ नाउ ब्रिक्स कलेक्टिवली कंट्रोल्स 80% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल प्रोडक्शन। ठीक है, जिसकी वजह से ये बात क्लियर है कि दिस ब्लॉक विल हैव ट्रमेंडस इन्फ्लुएंस ओवर द ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स, ऑयल प्राइसेस एंड ऑल्सो दी सप्लाई डायनेमिक्स। ना सिर्फ ऑयल प्रोडक्शन बल्कि अगर हम ऑयल इंपोर्ट की बात करते हैं तो मेजर ऑयल इंपोर्टर्स चाइना और इंडिया इस ब्लॉक के फाउंडिंग मेंबर्स हैं, और इसका वर्ल्ड इकॉनमी पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट इज़ द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ब्रिक्स समिट। वो इस तरह से है कि नाउ दिस ब्लॉक collectively represents 36% of the global GDP and 46% of the world's population, which is nearly half of the world's population. All right, ये in itself बहुत ही significant है because this shows their growing economic weight in the world। और ये ब्रिक्स ब्लॉक उसको इस तरह देखा जा रहा है कि इसमें वो पोटेंशियल मौजूद है कि वो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर सके, एंड इट हैज़ द पोटेंशियल टू रीशेप द ग्लोबल इकोनॉमिक नॉर्म्स। And the next very important outcome of this summit is the shift towards local currencies। हम ये जानते हैं कि काफ़ी अरसे से ब्रिक्स नेशंस की जानिब से ये इंटरेस्ट शो किया जा रहा है, ये एक्सप्रेस किया जा रहा है कि दे वांट टू मूव टूवर्ड्स दी लोकल करेंसीज एंड अबंडन द यूएस डॉलर। यानी कि ये जो ब्रिक्स नेशंस हैं वो ट्रेड के लिए यूएस डॉलर को इस्तेमाल नहीं करना चाहते बल्कि अपनी लोकल करेंसीज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि इससे ना सिर्फ इनकी अपनी इकोनॉमीज़ बेहतर होंगी, ना सिर्फ इनकी अपनी जो
लोकल करेंसीज़ हैं वो स्ट्रेंथन होंगी, बल्कि जो यूएस डॉलर है वो सिग्निफिकेंटली हिट होगा और कमज़ोर होगा। और इस समिट में भी इस बात को एक बार फिर से दोहराया गया कि ब्रिक्स नेशंस वांट टू मूव अवे फ्रॉम द यूज़ ऑफ यूएस डॉलर फॉर द ट्रेड सेटलमेंट्स, विच मीन्स कि वो अपनी डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं ऑन द यूएस डॉलर, और वो डॉलर सेंट्रिक ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से दूर हटना चाहते हैं। और इसके नतीजे में हमने ये देखा है कि इन ब्रिक्स नेशंस के बीच में काफ़ी ऐसे एग्रीमेंट्स हो चुके हैं जिसमें वो लोकल करेंसीज के थ्रू ट्रेड करेंगे। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो चाइना और रशिया के बीच में ऑलरेडी ये एक एग्रीमेंट हो चुका है कि उनके बीच जो ट्रेड होगी या फिर ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, दैट विल बी इन द चाइनीज़ करेंसी युआन। और साथ ही इंडिया और यूएई के बीच में भी एक ऐसा एग्रीमेंट साइन हो चुका है जिसमें ट्रेड विल बी कंडक्टेड इन दी इंडियन रुपी। सो आप देख सकते हैं कि किस तरह दीज ऑल कंट्रीज़ आर मूविंग टूवर्ड्स द डी-डॉलराइजेशन एंड हाउ दे आर चैलेंजिंग द ट्रेडिशनल डोमिनेंस ऑफ द डॉलर। और साथ ही ये कंट्रीज़ मिलकर एक दूसरा फाइनेंशियल सिस्टम बनाना चाहते हैं जो कि उन्हें इंडिपेंडेंट बनाए ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम्स, जिसमें यूएस की बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है। मज़ीद इसमें इस समिट में बात की गई रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसके हवाले से कमिटमेंट को एक्सप्रेस किया गया, और ख़ास तौर पर अफ्रीका के हवाले से वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट के हवाले से बात की गई, क्योंकि अफ्रीका इज़ क्वाइट वल्नरेबल और उसको इस हवाले से सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बेसिकली ऑल दीज कंट्रीज़ एक्सप्रेस्ड देयर कमिटमेंट टू एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मेनली इन अफ्रीका, जो कि ये इंटेंट इन कंट्रीज़ का ज़ाहिर करता है कि दे आर विलिंग टू सपोर्ट दी इकोनॉमिक development of each other and the economic and infrastructure development of the emerging nations। और इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का मकसद होगा जीडीपी बूस्ट करना, ट्रेड को बढ़ाना और लोकल्स के लिए जॉब्स क्रिएट करना और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करना। जैसा कि अफ्रीका ने ये बात एक्सप्रेस की कि नाउ इट विल नॉट बी एक्सपोर्टिंग द रॉ मटेरियल्स, यानी कि उन्होंने कहा कि अब वो मज़ीद रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करेंगे जिससे दे विल बी क्रिएटिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देयर सिटीजन्स, और साथ ही वो अपनी इकॉनमी को बूस्ट देने के लिए अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को खुद ही इस्तेमाल में लाते हुए फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाएंगे, एंड दे विल बी मेनली एक्सपोर्टिंग द फिनिश्ड गुड्स एंड प्रोडक्ट्स, जिससे उनका रेवेन्यू काफ़ी हद तक बढ़ेगा और उनकी इकॉनमी को काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलेगा। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करने से कभी भी अच्छी अर्निंग नहीं होती। अगर आप अपने रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करते हो, उनमें वैल्यू ऐड करते हो, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव बिकते हैं इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। सो दैट्स व्हाट अफ्रीका इंटेंड्स टू डू नाउ। और साथ ही अगर हम ओवरऑल देखें तो हमें ये बात समझ में आती है कि इन तमाम कंट्रीज़ का जो एक मेन मकसद था और फोकस था, दैट वाज ऑन पीस एंड मल्टीलैटरलिज्म, और ये तमाम इन कंट्रीज़ का शेयर्ड विजन है फॉर मोर इक्विटेबल एंड कोऑपरेटिव वर्ल्ड ऑर्डर। एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जहाँ पे एक कंट्री हेजमन ना हो, डोमिनेंट ना हो दूसरी तमाम कंट्रीज़ पे, और तमाम जो कंट्रीज़ हैं उनको इक्वल्स के तौर पे देखा जाए। और अगर हम पिछले 1-2 महीनों की बात करें तो
जो अफ्रीकन प्रेसिडेंट हैं, साउथ अफ्रीकन और जिम्बाब्वियन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस बात को खुलकर एक्सप्रेस किया है कि दे वांट टू बी सीन एज इक्वल्स। सो अब अगर हम इन डेवलपमेंट्स को थोड़ा बहुत एनालाइज करें तो इसका ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमें नज़र आएगा, क्योंकि नाउ ब्रिक्स कंट्रोल्स सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल प्रोडक्शन। इसका मतलब ये कि नाउ दिस ब्लॉक हैज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल ऑयल प्राइसेस। इट मीन्स कि अब वो ग्लोबल एनर्जी मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एक साथ। और जब ऑयल प्राइसेस पे आपका कंट्रोल हो जाता है तो यू एक्चुअली इन्फ्लुएंस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स एंड सर्विसेज वर्ल्ड वाइड। सो इसका फ्यूचर में इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमें काफ़ी इसका एक ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट नज़र आने वाला है। इसके अलावा अगर डी डॉलराइजेशन एफर्ट्स की बात की जाए तो हम ये जानते हैं कि 60+ जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस समिट में शिरकत की एंड ये उनका एक शेयर्ड विज़न है कि दुनिया को अब डी डॉलराइजेशन की जानिब ले जाया जाए, ठीक है, और लोकल करेंसीज़ में ट्रेड सेटलमेंट्स की जाएं। तो ये भी एक ऐसी डेवलपमेंट है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया की कंट्रीज़ की ये कमिटमेंट शो करती है कि वो जो डॉलर सेंट्रिक ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उससे दूर होना चाहते हैं। तो द आइडिया इज़ कि दिस शेयर्ड विजन विल हेल्प द ब्रिक्स नेशंस टू एक्सेलरेट दिस ट्रेंड, जिससे पोटेंशली वीक होगा पेट्रो डॉलर सिस्टम एंड उससे असर ज़ाहिर यही होगा कि यूएस इकॉनमी काफ़ी कमज़ोर होगी and also the economies that are heavily reliant on the US dollar or the strong dollar, ठीक है। इसके अलावा फर्दर एनालाइज करें तो वी सी अ मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ दिस ब्रिक्स ब्लॉक, क्योंकि जो इन कंट्रीज़ की जो कंबाइंड ग्रोथ है और जो एंटिसिपेटेड शार्प जीडीपी ग्रोथ है ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज़, that is around $30 trillion. That means कि this has the power to become the economic powerhouse, ठीक है। और अगर ये प्रोसेस स्मूथली जारी रहता है तो it has the potential to reshape the global economic dynamics and the trade patterns and the investment flows. मज़ीद देखा जाए तो ब्रिक्स ने ये भी इंटेंशन शो किया कि दे वांट टू डेवलप ब्रिक्स करेंसी जो कि गोल्ड बैक्ड करेंसी होगी, ठीक है। और इस कॉमन करेंसी का जो गोल होगा दैट इज़ नॉट टू चैलेंज द डॉलर, बल्कि उसका जो प्राइमरी गोल है दैट इज़ कि जो इन कंट्रीज़ की अपनी इकोनॉमीज़ हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए और जो इनकी लोकल करेंसीज़ हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो ये एक बहुत ही बड़ा इंटेंशन है गोल्ड बैक्ड करेंसी बनाने का। बेसिकली ये ब्रिक्स कंट्रीज़ ये चाहती हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में जो यूएस डॉलर की डिपेंडेंस है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि इससे डेवलपिंग नेशंस को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। एक तो उनकी अपनी इकोनॉमीज़ स्ट्रॉन्ग होंगी, उनकी अपनी करेंसीज स्ट्रेंथन होंगी अगेंस्ट डॉलर, और डॉलर जब वीक होगा तो इससे ब्रिक्स नेशंस हैव अ लॉट टू बेनिफिट फ्रॉम इट। और सबसे बड़ी जो बात है दैट इट विल मेक इट ईजियर फॉर देम टू रीपे देयर डेट्स ओड टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज़ वर्ल्ड बैंक और IMF, क्योंकि हम जानते हैं कि जब डॉलर की डिमांड कम होगी तो उसके साथ साथ डॉलर वीक हो जाएगा, और जब डॉलर वीक होगा दैट मीन्स कि जो कंट्रीज़ जिन कंट्रीज़ ने IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन्स लिए रखे हैं तो उनके लिए जो उन्हें अपने लोन्स रीपे करने हैं इन दी US डॉलर, और अगर डॉलर वीक हो जाता है तो इन कंट्रीज़ के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा इस लोन को रीपे करना।
So the point is that BRICS nations benefit from a weak dollar because it will make it easier for them to repay their debts, जो कि उन्होंने लोन की सूरत में लिया है फ्रॉम दी वर्ल्ड बैंक एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और साथ ही अगर लोन लेने की बात है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो ब्रिक्स नेशंस ने अपना एक बैंक डेवलप किया है, दैट इज़ द न्यू डेवलपमेंट बैंक, और यू कैन से द बैंक ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, यही बैंक जो है इन नेशंस को लोन्स प्रोवाइड करेगा फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उन्हें लोन्स लेने के लिए आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, एंड दैट अगेन इट विल हिट द यूएस डॉलर एंड दी विल चैलेंज द यूएस डोमिनेंस एंड यूएस हेजमनी। सो अगर हम एक इंटीग्रेटेड एनालिसिस बनाएं तो वी गेट टू नो कि जो ब्रिक्स समिट के आउटकम्स हैं वो कलेक्टिवली सिग्निफाई करते हैं अ ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट इन द जियो पॉलिटिक्स एंड दी ग्लोबल इकोनॉमिक्स, क्योंकि जो ब्रिक्स में न्यू मेंबर्स ऐड किए गए हैं, स्पेशली दी मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स लाइक दी सऊदी अरेबिया एंड यूएई और ईरान, तो ये इस बात को शो करता है कि दिस ब्लॉक हैज़ द पोटेंशियल टू शेप द फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर। और जो इनके डी डॉलराइजेशन एफर्ट्स हैं जो कि काफ़ी एक्सेलरेट हो रहे हैं, उनको देखते हुए हमें ये अंदाज़ा होता है कि हाउ दीज कंट्रीज़ आर कमिटेड टू शिफ्ट अवे फ्रॉम द यूएस डॉलर and change the US dominance on the global scene and in the global financial systems. So now this BRICS bloc has a substantial economic weight, और जो उन्होंने अपनी स्पीचेस से ये एम्फसाइज़ किया ऑन पीस एंड मल्टीलैटरलिज्म, ये रिफ्लेक्ट करता है उनका शेयर्ड विजन टू एड्रेस द ग्लोबल चैलेंजेस कोऑपरेटिवली कोलैबोरेटिवली। ठीक है, जिसमें तमाम कंट्रीज़ को देखा जाए एज इक्वल्स और एक जस्ट इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जाए। सो दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट हाउ द ब्रिक्स ब्लॉक इज़ इमर्जिंग एज अ प्रोमिनेंट एंड influential economic and geopolitical force that has the potential to influence the world's future directions. I hope you find this video helpful. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. Thank you so much. Take care. Bye bye.